नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। देवभूमि उत्तराखंड हर साल आपदा का दंश झेलता है, लेकिन इस वर्ष आई आपदा ने कई इलाकों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि आपदा से राहत के लिए 5,702 करोड़ रुपए की जरूरत है। लिहाजा केंद्रीय टीम इन दिनों आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर आपदा से हुए नुकसान का आकलन कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड में आपदा से इस वर्ष कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है। केंद्र से आई 7 सदस्यीय टीम इन दिनों उत्तराखंड के उन इलाकों में पहुंची है जहां नुकसान हुआ है। भरपाई के लिए आकलन करने के बाद रिपोर्ट केंद्र को सौंपी जाएगी और उसके बाद आपदा के लिए केंद्र से फंड रिलीज किया जाएगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि आपदा से लोगों को परेशानी है, लोग परेशान हैं और बीजेपी के लोग कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से आई आपदा से भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से 5702 करोड़ रुपए की मांग की है। राज्य में हुई आपदा से क्षति का जायजा और अधिकारियों से जानकारी लेने के लिए केंद्रीय टीम उत्तराखंड पहुंच चुकी है और सबसे पहले देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन के साथ बैठक कर जानकारी ली गई। टीम के सामने आपदा से हुई क्षति के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया गया। इसके बाद टीम जिलों के लिए रवाना हो गई है। टीम 2 पार्टों में रहेगी। पहली टीम जनपद उत्तरकाशी, जनपद रुद्रप्रयाग, जनपद पौड़ी में विजिट करेगी। दूसरी टीम जनपद चमोली, जनपद बागेश्वर, जनपद नैनीताल में भ्रमण करेगी। भ्रमण के अवसर पर वह स्थलीय सत्यापन करेंगे, जो घटनाएं घटी हैं, जो लॉस हुए हैं उसको देखेंगे। जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करके उनसे बातचीत करके घटना के बारे में जानकारी करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जिलाधिकारी के स्तर से अपने विभागीय अधिकारियों की टीम के माध्यम से उनको आपदा के बारे में पूरा अवगत कराया जाएगा, बताया जाएगा किस तरह से नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केंद्र से आई 7 सदस्यीय टीम 2 ग्रुपों में बंटकर प्रभावित जिलों का दौरा कर रही है। पहली टीम उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गई और दूसरी टीम चमोली, बागेश्वर, नैनीताल गई, जो वहां जाकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी। साथ ही आपदा पीड़ितों से बात करेगी और ये जानकारी लेगी कि आखिरकार पिछले दिनों आपदा से कितना नुकसान हुआ है। टीम 6 जिलों में आपदा से नुकसान का जायजा लेगी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगी। वो देखने के बाद फिर वो यहाँ आएंगे। शासन स्तर पे भी एक बैठक रखी है हम लोगों ने बुधवार को, और शासन स्तर पे चीफ सेक्रेटरी सर रहेंगे, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण रहेंगे। उनको घटना के बारे में पूरा हम लोग बताएंगे और बताने के बाद फिर उनको जो है हम जो हमने मांग पत्र भेजा है उसको हम कोशिश करेंगे कि उसका औचित्य हम प्रमाणित कर सकें उनके सामने। फिर टीम यहाँ से जाएगी और टीम के जाने के बाद फिर पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट के लिए अलग से टीम आएगी। उसके लिए भी प्रस्ताव हमारा चला गया है। फिर पीडीएनए की रिपोर्ट आने के बाद फिर हमको आर्थिक पैकेज के बारे में भारत सरकार से विचार करेंगे। पिछले दिनों राज्य आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने देर रात सरकार को विस्तृत ज्ञापन भेजा था, जिसमें कहा गया था कि आपदा राहत के रूप में 5702 करोड़ रुपए की जरूरत है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कई बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि आपदा से कई बार ज्यादा नुकसान हुआ है और इस सबके बीच खबर ये भी है कि आपदा पीड़ितों की सुध लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंदाजा यही है कि पीएम मोदी 11 सितंबर को उत्तराखंड आ सकते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जिस प्रकार की ये आपदा से जिस प्रकार की त्रासदी से इसमें पूरा उत्तराखंड पीड़ित है। और विशेष रूप से मैं कहूंगा कि थराली विधानसभा के चारों विकास खंड जो प्रभावित हुए हैं, निश्चित रूप से बहुत ही पीड़ादायक स्थिति हम सब लोगों की हुई है। और ऐसे में केंद्र की टीम का आकर के सर्वेक्षण करना और यहाँ पर किस प्रकार की क्षति हुई है उसका मूल्यांकन करने के लिए यहाँ ना हमारे लिए एक राहत का काम करके गया है। आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके प्रयासों से भारत सरकार से आज 3 लोगों की टीम यहाँ पर आई थी और जहाँ उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, वहीं उन्होंने थराली जो क्षेत्र है विशेष रूप से जो
वहाँ पर जिस प्रकार का नुकसान हुआ है और जिस प्रकार से जिलाधिकारी की मैं उनकी सराहना भी करूंगा कि उन्होंने पूरे जनपद चमोली का उन्होंने जिस प्रकार से जो क्षति हुई है उसका उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया। केंद्र की टीम आई थी आपदा का निरीक्षण करने पूरे जनपद का, और हवाई सर्वे में नंदानगर, थराली, चेपड़ो सभी क्षेत्रों का एरियल सर्वे किया गया। उसके अतिरिक्त एक प्रस्तुतिकरण पूरे जनपद का उनको दिया गया, जिसमें करीब 1120 करोड़ का जो क्षति का आंकलन अभी तक जिले में हमने आंकलन निकाला है, उसका विस्तृत जानकारी टीम को दी है। और टीम पूरी भ्रमण और प्रस्तुतिकरण से संतुष्ट है और आशा करते हैं कि जल्द ही जो हम विस्तृत रिपोर्ट भेजेंगे उस पर एक सकारात्मक कार्यवाही होगी। राज्य के कई इलाकों में आज भी आपदा जैसे हालात हैं और इन सब के बीच उत्तराखंड में भूकंप और भूस्खलन को लेकर आईआईटी रुड़की ने पहली बार जिलावार अध्ययन जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रप्रयाग को सबसे संवेदनशील जिला बताया गया। वहीं पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में भी भूस्खलन की आशंका बेहद अधिक है। हिमालय भूगोल और भारी बारिश की वजह से इन इलाकों में पहले भी कई बार आपदा का खतरा बढ़ चुका है। इसी बीच सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा की स्थिति में प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। उस पर हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं और सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए पहले ही कहा गया है। अभी जब तक मानसून का अभी ये समय चल रहा है तब तक पूरी तरह से सारी मशीनरी, सारे हमारे डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग सक्रिय। आरोपों की राजनीति भी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि जब राज्य भयंकर आपदा से जूझ रहा है तब भाजपा के मंत्री और विधायक केवल कुर्सी की राजनीति में उलझे हैं। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री केवल रस्म अदायगी कर रहे हैं, जबकि थराली और अन्य आपदा प्रभावित इलाकों में आज भी लोग पुनर्वास की राह तक रहे हैं। राज्य में भयंकर आपदा आई है, चतुर्दिक, और भाजपा के मंत्रीगण, विधायक केवल कुर्सी कर रहे हैं, उसका खेल खेल रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है तो कोई मंत्री पद का दावेदार है, और आपदा पीड़ित जो है आंखें गड़ाए बैठे हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा। केवल मुख्यमंत्री कहीं जाकर के रस्म अदायगी कर रहे हैं, बाकी कहीं पर भी जो आपदा का वास्तविक कार्य होना चाहता नहीं हो रहा। राज्य सरकार के आंकड़ों पर ध्यान दें तो वर्ष 2025 में 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के मध्य कुल 79 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। 115 लोग घायल हुए और 90 लोग लापता हैं। कुल मिलाकर 3953 छोटे तथा बड़े पशुओं की मृत्यु हुई है। कुल 238 पक्के भवन ध्वस्त हुए हैं, 2 कच्चे भवन ध्वस्त हुए, 2835 पक्के भवन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 402 कच्चे भवन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी मात्रा में व्यावसायिक भवन, दुकानें, होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट तथा अन्य संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो आपदा का मसला इतना गंभीर हो चला है कि अब केंद्र की टीम जो है उत्तराखंड पहुंच चुकी है। आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश्वर बैनर्जी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। संदीप चमोली जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शकुंतला रावत जी हैं, यूकेडी की वरिष्ठ नेत्री हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। प्रेम पंचोली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी, पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। सभी सम्मानित मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और संदीप चमोली जी, पहला प्रश्न मैं आप ही से कहूँगा कि जो ये केंद्र की टीम आई है, क्या लग रहा है कि आप लोग बहुत लंबे समय से कह रहे थे कि कोई आ नहीं रहा है मॉनिटरिंग करने के लिए, कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है, हालांकि अब केंद्र की टीम आई है 7 सदस्यीय, क्या रिएक्शन है आपका इस पर? जी, सर्वप्रथम केंद्र ने टीम भेजी है, ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी की सेंटर की सरकार को इस राज्य की कहीं ना कहीं राज्य की सुध लेने की याद आई है। आप और मैं और स्टूडियो में बैठे हुए सभी लोग इस बात से ज्ञात हैं कि लंबे समय से हम आपदा से ग्रस्त हैं, लेकिन लंबे समय से हम भी विपक्ष के रूप में, अन्य लोग भी और अन्य सामाजिक संस्थाएं भी ये मांग कर रही थी कि केंद्र की टीम समय पर आए, समय पर आकलन हो, जो समय पे जो राहत धनराशि है, क्योंकि राज्य के पास सीमित संसाधन है,
राहत की जो धनराशि है वो एक अच्छी खासी धनराशि, जिससे आपदा ग्रस्तों को कुछ मुआवजा समय पर मिल पाए, जो उनके काम भी आ सके। इसलिए समय पर उस टीम का आना बड़ा आवश्यक था। चलो खैर छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही कम से कम। तो जी राज्य में चारों तरफ आपदा का माहौल है और ये मानिए कि लगभग 100 से ज़्यादा लोग मृत हमारे राज्य में हो चुके हैं और लगभग इतने ही लोग गायब हैं और कम से कम 4000 के आसपास लोग घायल भी हुए हैं। बहुत सारे मकानों को क्षति पहुंची है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंची है, हमारे मवेशी को नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं राज्य में बहुत गंभीर विषय वर्तमान समय में है, लेकिन जब देखने को लेकिन आपके बड़े नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जैसे केदारनाथ जो आपदा आई थी केदारनाथ धाम में 21,000 करोड़ रुपए उस समय तत्कालीन सरकार ने दिया था, केंद्र की सरकार ने। तो इस आपदा को किस तरह से आंकते हैं आप? आपके नेता ही कह रहे हैं। रोहित जी, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कितनी कम संवेदनाएं इस राज्य के प्रति, आप इससे समझ सकते हैं कि इस आपदा को लगभग 20 दिन से ऊपर होने वाले हैं, लेकिन अब तक भी, और अन्य बीच में छोटी छोटी आपदाएं और राज्य में आई हैं, लेकिन अब तक भी जो है जो टीम आकलन जो आनी चाहिए थी वो आज उत्तराखंड में पहुंची। तो आप समझ सकते हैं उसमें भी अधिकांश क्षेत्रों का जो वो निरीक्षण करते हैं, हवाई निरीक्षण कर सकते हैं, कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कैसा भी निरीक्षण कर रहे हैं, करना चाहिए था। लेकिन गंभीर विषय ये है कि राज्य के लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा कि केदारनाथ में जो आपदा आई है और इतने सारे जो लोग, केदारनाथ में अभी जो आपदा आई है वहाँ लोग दबे हुए हैं। वहाँ कम से कम पिछले 5-6 दिन से जो है खुदाई का कार्य नहीं किया गया है। वहाँ के लोग सड़कों पर हैं, वहाँ के लोग आंदोलनरत हैं। वो चाहते हैं कि समय पर खुदाई हो, कम से कम जो लोग उनके गायब हुए हैं कम से कम उनको देख तो सकें, कम से कम एक जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज होते हैं उनको पूरा तो कर सकें। वही चीज़ समझना पड़ेगा, सरकार को गंभीरता से इस विषय को लेना पड़ेगा। और गंभीरता के विषय में, क्योंकि मात्र जो है राहत पैकेज का मतलब नहीं है, पुनर्वास भी है। अगर पूरे गांव के गांव का पुनर्वास करना पड़े, क्योंकि हमारे सामने जीता जागता प्रमाण जोशीमठ है, आप समझ सकते हैं। अभी भी सरकार उसमें क्या करेगी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी भी सरकार क्या करना चाह रही है ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहाँ के लोग आज भी चिंता में हैं और सरकार उनको कहाँ पुनर्वास करेगी, क्योंकि पुनर्वास सिर्फ आवासीय पुनर्वास नहीं है, व्यावसायिक पुनर्वास भी। रोहित जी, लगभग इन जगहों का होना है, तो व्यवसाय लोगों ने अपना खोया है। तो सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। और जितनी देरी सरकार की टीम आने में हुई है, लगता नहीं कि सरकार इस मसले में इतनी गंभीर है। शकुंतला रावत मैम, आपका क्या कुछ कहना है? मेरा आपके स्टूडियो के माध्यम से ये कहना है, देखो 13 में केदारनाथ में आपदा आई थी। आलकन की बात करते हैं कि अगर पैमासी करते हैं कितने मरे, कितने दबे, कितने खोए, तो केदारनाथ में आज तक वो नहीं हुआ है। केदारनाथ में कितने दबे, कितने मरे, आज तक उनकी गिनती नहीं हुई है। क्योंकि केदारनाथ में जन सैलाब, उस समय यात्रा सीजन था, यात्रा में कहाँ कहाँ के लोग आए थे। पूरे तुम्हारे केदारनाथ, सोनप्रयाग, गौरीकुंड, फाटा, तुम्हारे पूरे नीचे अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग तक पूरा क्षतिग्रस्त हुआ था। आज तक उन लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ है। आज तक उन लोगों को कहीं भवन नहीं बना के दिए, कहीं जिनकी दुकानें गई। हाँ, ये जरूर करा कि 5-5 लाख रुपए की जो धनराशि के लिए बोला गया था कि 5-5 लाख रुपए, लेकिन वो भी मिला नहीं मिला, वो पुरानी बात है, वो 12 साल पुरानी बात है। लेकिन अभी की जो नई बात है, धराली की, थराली की, मेरा खुद रुद्रप्रयाग मेरा क्षेत्र है, मेरा मैका वही है, मेरा ससुराल वही है। हमारे जोला बड़ियाथ में, हमारा छेनागाड़ में, हमारा पूरा केदारनाथ तक पूरे ध्वस्त हो गया है। धराली में ध्वस्त हो गया है, थराली में ध्वस्त हो गया है। कैसे कल के आलकन लगाएंगे ये? कैसे उनकी गिनती करेंगे? किस भेस पे करेंगे? आज 1 महीना होने को हो रहा है आपदा को। आज केंद्र सरकार की सुनने में आई है 7 टीम यहाँ पहुंची है। अब वो देखते हैं क्या क्या करते हैं। सरकार तो पहले ही कह रही है कि हम पे तो इतना कर्जा पहले ही है, आगे फिर कर्जा लेने की बात कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दबे हैं हमारे जोला बड़ियात में देख लो तुम, पूरा जोला बड़ियात, तुम्हारे छेनागाड़ में, अगस्त्यमुनि में देख लो तुम, पूरे मानी धराशायी हो गए हैं। तो हम यूं कह रहे हैं कि सरकार से कह रहे हैं कि अपने जोर शोर लगाओ और जो दबे हुए हैं उन लोगों को निकाल के कम से कम उनकी
अंतिम संस्कार तो कर सकेंगे हमारे लोग, उनके क्रियाक्रम तो कर सकेंगे, कि ये नहीं कि दिल में रह जाए जी कि हमारे दबे हैं और हमारे उनका हम कुछ नहीं कर पाए। रहे हम सरकार से कह रहे हैं, ठीक है, केंद्र सरकार से आए हैं जो टीम यहाँ आए उनका स्वागत वेलकम करते हैं हम, लेकिन हम सरकार से कह रहे हैं कि हवा में बात मत करना, फिर बाद में ये ना हो तुम्हें पछताना पड़े। एक एक चीज से लेके लोगों की खेती बाड़ी गई है, लोगों के घर गए हैं, लोगों के डंगर गए हैं, लोगों के घर के घर, परिवार के परिवार बह गए हैं। हम कह रहे हैं कि अगर उनको आश्वासन देना है तो डंक की चोट पे देना, ये ना हो कि कल के दिन फिर जनता के उसे तुम्हें पछताना पड़े, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि ये कुछ करेंगे। अरे इतने, मैं कह रही हूँ जहां जहां रोड होगी, हम तो साफ कह रहे हैं, जहां जहां तक रोड होगी वहां केंद्र सरकार, केंद्र की जो सरकार आ रखी वो जाएंगे, लेकिन जहां ऊपर बैकवर्ड एरिया में पहाड़ के पहाड़ टूट गए वहां जा पाएंगे? केदारनाथ में एक झील और बन गई महोदय, वो झील खतरे की जोन पे है, वो जैसे 13 का था वैसे फिर बन गई है वो झील, उसका भी आकलन होना चाहिए। जवाब ले लेता हूँ। राजेश्वर पहलवी जी, देखिए कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत ने कहा कि भाई आप लोग गंभीर नहीं है, आप लोग खाली कुर्सी का खेल खेल रहे हैं और हर कोई मुख्यमंत्री मंत्री बनना चाहता है, आपदा को लेकर आप लोग संजीदा नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? और ये जो 7 सदस्यीय टीम आई है कितना आकलन कर पाएगी? ये ऐसी जगहों पर जा पाएगी जहां पर जाना संभव नहीं है? क्या प्रारूप होगा इनके आकलन का? देखिए, एक तो मैं 2 चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक होता है फिजिकल लॉस और एक होता है इमोशनल लॉस। आपदा आने से सिर्फ फिजिकल लॉस नहीं हुआ, उसके साथ साथ इमोशनल लॉस भी हुआ, और उस इमोशनल लॉस में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी बढ़ावा दे रहे हैं सिर्फ कमेंट पास करके सत्ताधारी पार्टी को कि जी इनके यहाँ मुख्यमंत्री या इनके यहाँ मंत्री या इनके यहाँ ये चीज़ों पे लोग लगे हुए हैं, जबकि सारा परसेप्शन जो भी कुछ बनाया हुआ है ये कांग्रेस का बनाया हुआ है। हमारे यहाँ न तो कोई मुख्यमंत्री की दौर में, न कोई मंत्री की दौर में, न कोई विधायक इन चीज़ों में पड़ा हुआ है। जिसका जहाँ क्षेत्र है वहाँ पर काम कर रहा है और सत्ता काम कर रहा है। इनके यहाँ ही उल्टा चल रहा है। कभी प्रीतम सिंह जी की बात शुरू हो जाती है, कभी महिला के हटाने की बात शुरू हो जाती है, कभी किसी के हटाने और कुछ करने की बात होती है। और माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे, मेरा मतलब है, आज तक ये नहीं बता पाते हैं कि करना क्या है। जब उनका कुछ सजेशन लेके आए, कुछ कंक्रीट बातें करें, कंक्रीट बातों में करने के जगह हमें इमोशनली छेड़ते हैं। उन लोगों के घाव पे मलहम लगाने की जगह उनके घाव पर नमक छिड़कने का काम करते हैं कि जी ये चीजें नहीं हो रही, ये लोग यहाँ फंसे हुए हैं। अरे आप हमारे काम तो देखिए, आप केंद्र की सहायता तो देखिए। एनडीआरएफ से लेकर के धराली भी जैसे ही कुछ हुआ, एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ से लेकर के हेलीकॉप्टर, चिनकूट हेलीकॉप्टर से लेके ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं कर रही है? आज भी ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके लिए सरकार कृत संकल्प नहीं है और जिसके लिए केंद्र की जो 7 सदस्यीय समिति आई है? आपका एक क्वेश्चन था कि केंद्र की 7 समिति कैसे आकलन करेगी। अभी हम अपनी बहन गीता रावत जी हैं, उनकी भी बात सुन रहा था, तो एक बात ध्यान रखिए। शकुंतला रावत जी, क्या नाम बताया? शकुंतला रावत जी, शकुंतला रावत जी, माफ कीजिएगा, शकुंतला रावत जी। शकुंतला रावत जी कह रही थी कि जहाँ सड़क नहीं वहां कैसे पहुंचेंगे। अरे हम अब आज की डेट में सैटेलाइट की व्यवस्था है, ऊपर से आकलन किया जा सकता है, देखा जा सकता है, असेसमेंट किया जा सकता है। अब नई टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, उन सब सारी टेक्नोलॉजी का यूज केंद्र भी करती है, राज्य भी करती है। डिजास्टर मैनेजमेंट की फुल फ्लेज अथॉरिटी है, सेंटर में भी अथॉरिटी है, स्टेट में भी अथॉरिटी है, जो पूरा मैनेजमेंट करती है, पूरी चीजों का आकलन करती है। और केंद्र की जो आई है फिजिकली देखने के लिए आई है, आपदा का पूरा ब्यौरा आ जाएगा। सुन तो लीजिए आप, फिजिकली भी जो देखने के लिए आई है वो उसको भी देख करके जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री ने तो ऑलरेडी बता ही दिया कि लगभग 6000 करोड़ रुपए का फिजिकल लॉस हुआ है, और ऐसा कुछ नहीं है कि लॉस फाइनल लॉस है या इसके अलावा कोई और लॉस जिसके जो वैल्यू जो केंद्र की सहायता की जरूरत पड़ेगी उसके लिए केंद्र कहीं पीछे जा रहा है। और इस प्रदेश से माननीय प्रधानमंत्री का जुड़ाव रहा है। और आप देखिए कि इमीडिएटली 11, अभी लगभग उम्मीद की जा रही है, जैसा आपके चैनल में बताया जा रहा है, जैसा हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि 11 सितंबर को आए और जमीनी हकीकत को देख करके और सहायता और किसी ढंग की चीजों की जरूरत है उसके लिए कम फॉरवर्ड होंगे। इसमें आप निश्चित रहिए।
और विपक्ष से हमारा है कि आप घाव पे नमक न डाल करके मरहम लगाने की कोशिश कीजिए, हमारे साथ खड़े हुए, सरकार के साथ खड़े हुए, न कि सिर्फ अनगल बातें करते रहिए कि कभी आप कुछ बातें कर लीजिए जो पॉलिटिकली ज्यादा हैं और लोगों के हितों के लिए कम है। ठीक है राजेश्वर जी। प्रेम पंचोली जी, जो ये आकलन होगा, क्या लगता है कि कितना समय लग सकता है और आपके अनुसार क्या इसका टोटल आकलन होना चाहिए? देखो, ये आकलन करने टीम आज नहीं आई है, ऐसा नहीं है। सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत संजीदा है इस वक्त। मैं अभी देख रहा था कि नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग जो भारत सरकार की एक एजेंसी है, उन्होंने पूरे देश भर में हिमालय राज्यों का एक अध्ययन किया है और सबसे ज़्यादा नुकसान उस एजेंसी ने अरुणाचल में बताया कि हिमालय राज्य में, अरुणाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो संकट में है उत्तराखंड में, टोटल उत्तराखंड में 15,000 जगह जो है लैंडस्लाइड हुआ है। तो 15,000 जगह का मतलब क्या पूरे उत्तराखंड में हुआ है? मान लीजिए ना, अगर 15,000 जगह अगर आपके ऊपर कहीं ऊपर लैंडस्लाइड हुआ है तो नीचे तक आया ना वो, उसने अपने आजू बाजू भी खराब किया है। तो जो नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी जो एजेंसी है, उसने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन उसको ग्राउंड पे जा करके उसकी सच्चाई को जान करके जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ कितनी जन धन की हानि हुई, कितना लॉस हुआ है, तो उस लॉस को इकट्ठा करना, और जो हमारी सरकार ने डिमांड दी है वो डिमांड पूरी होगी या उससे ज़्यादा और डिमांड होगी, जो अभी भारत सरकार की जो टीम आई है यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो हर चीज़ में हम लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ये हमको समझना है कि सरकार आज ही नहीं, अगर लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी एजेंसी, मैपिंग एजेंसी ने अगर कदम उठाया तो इसका मतलब भारत सरकार ने पहले भेज दिया उनको, और तब जाकर के उन्होंने हिमालय राज्यों से लेकर के उत्तराखंड को उसमें जोड़ा, और उत्तराखंड में 15,000 जगह लैंडस्लाइड हुआ है। और अब ये एजेंसी बताती है कि 29% एरिया लैंडस्लाइड को लेकर अति संवेदनशील में उन्होंने लैंडस्लाइड जहाँ वहाँ तो हुआ है 15,000 जगह, लेकिन उसका 29% जो जगह है वो बहुत संवेदनशील बताया गया उसने। और ये सबसे ज़्यादा जो नुकसान वाला जो जिला उन्होंने बताया कि चमोली में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे नंबर 1 पे चमोली जिला है, और नंबर 2 पे जो है बागेश्वर है, और नंबर 3 पे पिथौरागढ़ है, और फिर उत्तरकाशी है। इस तरह से रुद्रप्रयाग, ये सब जोड़ करके उन्होंने, और 6 जिलों को सबसे ज़्यादा संवेदनशील बताया है। और उसके बाद अगर हम ऊपर से जो नीचे बह करके आ रहा है तो हरिद्वार भी संकट में है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सरकार ने ऐसा नहीं कि नहीं काम नहीं किया है, लेकिन जो काम को इम्प्लीमेंट करेंगे, सवाल वहाँ पर आता है कि जिम्मेदारी किसकी है। इस समय जो जिम्मेदारी जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है या सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, वो जितने संवेदनशीलता से भारत सरकार ने काम किया है, तुरंत एजेंसी को भेजा, सैटेलाइट से लोगों के द्वारा, फोटोग्राफी के द्वारा, अखबार के द्वारा, अपने जो उनकी अपनी तकनीकी जो मशीनरी है उसके द्वारा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा, उनने सारे अलग अलग जगह से जो ये सब चीज़ें इकट्ठी की है। और अब भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि उत्तराखंड में या दूसरे राज्यों में जो संकट हुआ है, जो लॉस हुआ है, जो जन धन की हानि, उसको हम रिमूव तो नहीं कर सकते, मतलब जन धन की हानि हुई तो धन को तो जोड़ा जा सकता है, आपके लिए घर बनाया जा सकता है, लेकिन आदमी तो नहीं लाया जा सकता, इंसान तो गया है। तो इस जो मुआवजा राशि है, प्रेम पंचोली जी, मैं समझने का प्रयास करूंगा, तो क्या इसमें जो लोगों के घर टूटे हैं वो मुआवजे भी दिए जाएंगे? क्या जो मुआवजा जो है और अधिक बढ़ा के दिया जा सकता है? क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ उसको ठीक किया जाएगा? जो 12 साल पहले मुआवजा दिया गया था, 12 साल पहले जब आप किसी होटल में चाय पीने जाते थे तो 10 रुपए की चाय थी, और जब आप किसी ढाबे में जाते थे तो 7 रुपए की भी थी और 5 रुपए की भी चाय थी। तो आज वो चाय 15 रुपए से और 20 रुपए की हो गई है। तो इसी के अनुसार वो मुआवजा राशि तो बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन मेरी किताब है कसक की कसौटी, उसमें आप पढ़ेंगे कि जब केदारनाथ में आपदा आई, तो केदारनाथ में आपदा आने के बाद जो है वहाँ एक महिला थी, जो जब आप 2013 के बाद अगर आप में से कोई केदारनाथ गए होंगे, शायद पैनोली जी तो गए होंगे और जाना भी चाहिए था, और अब तो जाएंगे वो। तो उससे पहले वहाँ पर केदारनाथ मंदिर के बाहर एक महिला थी जो ढोल बजाती थी, उसका नाम था कमला देवी। कमला देवी, हाँ। और जब कमला देवी क्या, वहाँ तो कई कमला देवी बह गई है, लेकिन कमला देवी का जो घर था वो ऊखीमठ में था, और ऊखीमठ में उसका घर भी बह गया। उसके बेटे का नाम था नंदलाल। तो उसका बेटा, उसके 2 पोती, 2 पोते और एक उनकी बहू, ये 4 ब्रेक लेंगे जल्दी, बच गए वहाँ से, जी, है ना। अब क्या हुआ कि जब वो बच गए तो उसका जो मुआवजा बना,
चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रेम पंचोली जी, जल्द लौटेंगे और उसके बाद फिर त्रिलोक चंद सोनी जी के पास भी जाएंगे। ब्रेक के बाद क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। और बड़ी बात यह है कि आपदा को लेकर चर्चाएं बहुत हो गई, लेकिन अब आपदा को लेकर कुछ करने की बात है। और ये 7 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुँची है, कितना किस हद तक क्या कुछ रिपोर्ट और केंद्र को बना के देती है, ये तमाम चीज़ें हैं वो देखने लायक होंगी। और सरकार की जो उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से, उस पर केंद्र सरकार कितना राहत जो है प्रदेश को देती है। मैं प्रेम पंचोली जी के पास एक बार फिर से जाऊंगा। प्रेम पंचोली जी, ब्रेक पे जाने से पहले कुछ केदारनाथ में मुआवजे को लेकर बात कर रहे थे, अपनी बात कंक्लूड करें। बिल्कुल, तो वो जो महिला थी, जब उसका मुआवजा का पैसा स्वीकृत हुआ जो 7 लाख रुपए था, तो घर में उसके वो अपने आप तो चले गए, लेकिन जो उसका गांव था वहां भी उसका मकान चला गया। तो जिस पटवारी ने मुआवजा बनाया, उस पटवारी ने उसके बेटे को बोला कि अभी तेरे माँ के मृतक का आश्रित का पैसा तुम्हें 7 लाख रुपए मिल गया है, जो तुम्हारे मकान का मुआवजा है जब दोबारा आपदा आएगी तब बनाऊंगा। तो इम्प्लीमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये कहता हूँ कि अभी हमारे गवर्नमेंट के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, भारत सरकार भी दे देगी 6000 करोड़ रुपए इनको, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में बड़ी दिक्कत है, किसको कब देना है, ये बड़ी समस्या आने वाली है। और अभी आप देखिए कि अगर धराली, थराली और हमारे जो तमाम पिथौरागढ़ से लेकर के मोरी तक जो हमारा पूरा जो हमारा हिमालय राज्य है, इस उत्तराखंड में पूरी जगह बहुत राहत आ रही है, बहुत लोग राहत जुटा रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, बर्तन दे रहे हैं, कंबल ब्लैंकेट दे रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भेजी है, सरकार ने तो भेजे, लेकिन और लोग, सिविल सोसाइटी के लोग भी दे रहे हैं, सामान्य लोग भी इकट्ठा करके दे रहे हैं, पैसा भी इकट्ठा करके दे रहे हैं। लेकिन सरकार अगर घर बनाएगी तो घर किसके लिए बनाएगी? आप देखो, धराली में 57 लोगों को ही मुआवजा मिलेगा, वहां तो 112 परिवार लिस्ट में है, 65 परिवार मूल निवासी वहां रहते हैं, और ये लगा लो कि सरकार बता रही कि 29 तो रिजॉर्ट है, 66 होटल है। ठीक है, तो अब आप मुआवजा कैसे दोगे? तो जो आपकी मैकेनिज्म, जो मशीनरी है आपकी, जो गुणा गणित कैसे करेंगे आप, है ना, जो आपकी मेन पावर है, उस मेन पावर को आपको सस्टेन करना पड़ेगा। उनका जो समझ है वो पॉजिटिव करनी पड़ेगी, ताकि बस जिसका नाम लिस्ट में नहीं, लेकिन मुआवजा वो आपदा राहत में, तो आपदा के संकट में तो आया ही ना वो, अगर कोई पात्र है तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए। निश्चित। तो पैसे की कमी नहीं है और सर्वे की कमी नहीं है। भारत सरकार ने जो है पहले अपनी एजेंसी भेज दी यहाँ पे, उसका जो है फिजिकली वो हो रहा है। ठीक है डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी जी, क्या लग रहा है, आपका एनालिसिस क्या है एज अ पर्यावरणविद, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी गतिविधि को? भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार का अभिवादन करना चाहूँगा। उन्होंने टीम जो है कि हमारे उत्तराखंड के जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ के मुआयना करने के लिए भेजा है कि वास्तव में हकीकत क्या है। और ये जो मुखड़ा है हमारा उत्तराखंड का, ये भारत सरकार के सामने जाना चाहिए। मेरा सरकार को ये सुझाव रहेगा कि आपकी टीम भारत सरकार की तो आ गई है, आप यहाँ पर रिपोर्ट भी बना लेंगे, आपकी रिपोर्ट भारत सरकार को भी चली जाएगी, उत्तराखंड सरकार को भी चली जाएगी, लेकिन क्या जहाँ पर बड़ी आपदाएं आई हैं, चाहे धराली की बात करें, चाहे थराली की बात करें, चाहे हम जो कि चेपड़ों की बात करें, इन जगहों को ही क्या चिन्हित किया जाएगा? उत्तराखंड का ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां पर आपदा नहीं आई है। लगभग सड़कें सब जगह टूटी हैं, गांव में, मकानों में लोगों के दरार बड़े हैं। जनपद चमोली की ही मैं बात करता हूं, मेरा गांव पूर्णा में है, देवाल के बगल में पूर्णा में है, वहां के गांव पे पूरी दरारें आ गई हैं। क्या ऐसे स्थानों का चिन्हित किया जाएगा? क्या ऐसे स्थानों का रिपोर्ट बना के भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार तक जाएगी? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि हम आसमान से आकर के या किसी मुइंदे को नीचे बिठा करके उससे सूचनाएं प्राप्त कर ले, तो मुझे लगता है कि वो जो रिपोर्ट सही जाने चाहिए वो नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अवज में जो उस गांव में रह रहे हैं व्यक्ति, जो वहां के मूल निवासी हैं, उन लोगों का आकलन करके उत्तराखंड सरकार पूरी रिपोर्ट लेनी चाहिए। उस क्षेत्र का प्रधान से पूरी रिपोर्ट लेनी चाहिए कि उत्तराखंड के जो ग्राम सभाएं हैं, आपके ग्राम सभा में कहां-कहां कौन से ऐसे स्थान हैं ये महत्वपूर्ण बात की आपने, ये स्थान चिन्हित होने चाहिए। वो जो जिस चीज का हम सर्वे कर रहे हैं, उस सर्वे का मुखड़ा तभी हमारे सामने आएगा। हम भारत सरकार की टीम आ जाएंगी, हमारे यहाँ की टीम चली जाएगी, मैं समझता हूं कि वो चीजें सामने नहीं आ पाएंगी। दूसरी बात जो है कि जब सर्वे टीम आती हैं
तो वहां पर स्थानीय लोगों का होना जरूरी है। और भूगर्भवेत्ता जो हमारे भूगर्भ क्षेत्र में जो हमारे काम कर रहे हैं, स्थानीय स्तर के जो हमारे यहाँ के लोग हैं, उनको भी उसमें सम्मिलित होना जरूरी है। क्योंकि जितना यहाँ के लोकेलिटी के बारे में, यहाँ के स्थानीय स्तर की जानकारी यहाँ के लोगों को होगी, यहाँ के भूवैज्ञानिकों को होगी, वो बाहर के भूवैज्ञानिकों के पास नहीं, क्योंकि वो पढ़ करके ही ज्ञात करेंगे। अगर सैटेलाइट की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपदा आने से ही पहले जो है कि हम उन स्थानों को चिन्हित क्यों नहीं कर लेते हैं? उन स्थानों को चिन्हित कर लेते हैं ना कि यहाँ आपदा वाले क्षेत्र, भाई आप पहले ही चले जाएंगे। तो थोड़ा सा स्थानीय नियत को चेंज करके हमको भू स्थल पर आना पड़ेगा, धरातल पर आना पड़ेगा, धरातलीय स्तर पर काम करना पड़ेगा, तभी जाके जो एक्चुअली सच्चाई है वो हमारे सामने आएगा। मुआवजा देने की बात करते हैं, मुझे तो लगता है कि आधा उत्तराखंड से ज्यादा 80-70% अगर मैं बात कर लूं तो कोई दो राय नहीं होगी, इतनी चीजें हमारे क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमारे पूरे गांव में जो है कि लोगों के मकानों के दरारें आई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। तो उन स्थानों के उन लोगों के मकानों को और उन लोगों को कैसे हम जो कि यहाँ पर मुआवजा दे सकते हैं, ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने आएगा। क्या भारत सरकार के सामने वो चीजें जा पाएंगी? क्या वो चीजें उत्तराखंड सरकार के सामने आएगी? मुआवजे के रास्ते अगर हम बात करें आज से 10 साल पहले की, तो स्थिति बिल्कुल अलग थी, महंगाई बहुत कम थी। आज अगर हम बाजार में तेल लेने के लिए भी जाते हैं, सरसों का तेल तो 200 रुपए से नीचे का नहीं है। गरीब आदमी के साथ बड़ा जो है कि तैरना भी जो है कि पहले जमाने में तो हमारे बुजुर्ग थे, गाय भैंस बकरी, गाय भैंसों को पाल लिया करते थे, घी बना लिया करते थे, उसमें जो है कि अपनी सब्जी का छौंक कर लिया था। आज वो स्थितियां भी नहीं रह गई। तो ऐसी स्थिति में मुआवजा की राशि को हमको वर्तमान स्थिति को देखकर देना चाहिए और उन लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए जिन लोगों को इसकी जरूरत है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा पैनुली जी कि एक इस तरीके का सर्वे आप जरूर करिएगा सरकार के माध्यम से, जो ऐसे चिन्हित स्थान है हमारे, वो आप आपदा के स्थिति का, आपदा का इंतजार मत कीजिएगा। आपदा से पहले आप हमारा जनवरी से लेकर के जो हमारा मई तक का महीना है, ऐसे स्थानों को चिन्हित करके उन लोगों को पहले सुविधाजनक स्थान पर पहुंचा दिया जाता, तो निश्चित तरीके से इतने बड़ी जनधन की हानि हमारे राजेश्वर पैनुली जी, उत्तराखंड में नहीं। राजेश्वर पैनुली जी, सवाल यही महत्वपूर्ण है कि नुकसान, जैसा सोनी साहब ने बोला, डॉक्टर सोनी ने, नुकसान तो बहुत जगह हुआ है। आपके गाँव में भी नुकसान हुआ है, बहुत सारी जगहों पर नुकसान हुआ है, देहरादून के आसपास जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो ऊंचाई वाले इलाके, सब जगह नुकसान हुआ है। तो इसका आधार क्या रहेगा, पैमाना क्या रहेगा, और ये 7 सदस्यीय टीम कितना आकलन कर पाएगी? और जो सुझाव उन्होंने ग्राम प्रधानों का दिया, अगर सभी ग्राम प्रधान आके अपने नुकसान का आकलन बताएं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या कहना आपका? देखिए, इनका सोनी जी का दो था कि प्रीएम्प्टिव क्यों नहीं करते, और शायद मुझे लगता है प्रेम पंचोली जगह तो हम प्रीएम्प्ट क्यों नहीं कर पाते कि पहले क्या क्या नुकसान होने वाला है, जबकि हमारे पास सारी सुविधाएं। देखिए, 100% प्रीएम्प्ट नहीं हो पाता। आप बहुत सी चीज़ों पर जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, 100% साइंटिफिक चीज़ें, आप ये सोचिए कि 100% अगर एक्यूरेसी के साथ काम कर पाए, आप मौसम में भी देख पाते हो। हम लोग कई बार आज की डेट में हो सकता है कि 80-90% हम ठीक आकलन कर लेते हो, लेकिन 20% फिर भी नहीं हो पाता। तो आपका एक गैप वो हमेशा रहता है। मैं आपको एक सिंपल सी बता दूं, हमारे एक मंदिर है, मतलब मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, एक प्रताप नगर ब्लॉक है टिहरी गढ़वाल में, उस जगह से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर एक सेम मुखेम मंदिर है। सेम मुखेम मंदिर जो जाने का रास्ता है, वहाँ पर एक जो कोडार से लेकर के मुखेम तक या जो पोखरी गांव है, उसके बीच में एक जगह है जहां पर कि प्राकृतिक आपदा के कारण से सड़क के नीचे रिसाव होने लगा। लगभग 34-35 गांव, उसकी 34-35 परिवार जो है उसकी जद में आ गए। वो लोग मुआवजा और दूसरी चीजों के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, दूसरी बात है कि उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक लोग हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि वो लोग अपनी चिंताओं के प्रति जागरूक नहीं है, और इमीडिएटली वो लोग लिखते भी हैं। तो जहां तक जो बातें हैं कि हम सिर्फ प्रधानों के साथ बात करें, उनसे बात, तो प्रधान जितने भी हैं वो सबके सब बड़े एक्टिव हैं। हो सकता है 1-2 एक्सेप्शन मुझे नहीं पता, लेकिन 99% प्रधान और जो क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत बड़े एक्टिव हैं। वो इमीडिएटली एक्ट अपॉन करते हैं। उनके यहाँ क्या जद हुई है, और आज की डेट में तो बाकायदे लिखते हैं कि किस बाई से किस रोड तक का, किस नंबर से किस जगह तक का क्या क्या दिक्कत आई है। और अब तो कई जगह जीपीएस का भी पूरा देते आकलन, इससे क्या दिक्कत। तो सारे डाटा कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज हो रहे हैं। सिर्फ इस टीम क्या नहीं, बताइए टीम तो क्या है, एक ओवरऑल सर्वे के लिए है। ये टीम तो क्या है, तो आपके लार्ज स्केल पे चीजें होंगी। सेंट्रलाइज कहाँ पे हो रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी तो स्टेट गवर्नमेंट, देखिए पहले सबसे पहले तो आपको सारी चीजें होती है डीएम के पास सेंट्रलाइज,
डीएम के पास अपने आपदा होती है, उसके बाद जाता है सेंट्रलाइज होती है स्टेट गवर्नमेंट में। सेंट्रलाइज होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट उसको आकलन करके उसके चीजों को बना करके एक फॉर्मेटिंग करके उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और डिपेंडिंग अपॉन स्टेट गवर्नमेंट के क्या पास फंडिंग है, उनके क्या रिसोर्स है, उसके हिसाब से एलोकेशन करती है। क्या आपका कहना संदीप चनोर जी? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो हमारे वरिष्ठ साथी बड़े भाई राजेश्वर पैनोली जी हैं, ये गुणा भाग में आपसे हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि प्रोफेशन से एक सीए हैं। तो गुणा भाग में तो इस पूरे मंच पे बैठा हुआ कोई भी साथी उन्हें नहीं हरा पाएगा। ठीक है बड़े भाई, पहली बात। अरे पैनोली जी, मैं छोटा भाई हूँ और कहीं ना कहीं मैं आपका शिष्य भी रहा हूँ। दूसरी बात रोहित जी, एक चिंता का विषय इस राज्य के लिए, 6 अगस्त को इस राज्य में धराली में आपदा आती है। हमने अपनों को खो दिया, हमने कई मवेशी खो दिए, कहीं का रोजगार ठप पड़ गया। लेकिन 6 अगस्त को आपदा आने के बाद अगला 6 सितंबर आ जाता है। लेकिन जैसे हमारे प्रवक्ता साथी बड़े भाई ने कहा कि मुख्य प्रधानमंत्री इस राज्य के लिए बड़े चिंतित हैं, 6 से 6 सितंबर आ गया, पूरा 1 माह हो गया। 1 माह में इस देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी चिंता प्रकट नहीं की, एक बार भी। और कोई छोटी बात नहीं है, ये वही उत्तरकाशी है जहाँ लास्ट में करेक्ट कर दे, थराली के होने के इमीडिएटली धराली के इमीडिएटली, अरे सर होते इमीडिएटली सर आपका पूरा आया था। देखिए सर, 1 माह सर, 1 माह। और जब विपक्ष स्थानीय लोग सब चिल्लाते रहे कि आप आइए इस एक टीम को भेजिए, आकलन करिए। दूसरी बात, पहली बात, ये लोग, ये भाजपा के वो लोग हैं, ये बात करते हैं ना कि कांग्रेस में ये बदल रहा है, वो बदल रहा है, ये बदल रहा है। इस मंच पे बैठे हुए सभी लोग गवाह हैं। इस राज्य में रोज ये चलता है कि इस राज्य का मुख्यमंत्री बदल रहा है, रोज। और ये भाजपा के लोग चलाने का काम कर रहे हैं। हमने देखा है ना किस प्रकार आपके विधायक धरने पे बैठने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात रोहित भाई, चिंता का विषय एक ये है कि इस राज्य में, इस राज्य का व्यक्ति को, पहाड़ के लोगों को खासकर, इस राज्य के नेताओं ने, प्रमुख पदों पर बैठे हुए सभी लोग जो है पहाड़ से आते हैं, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। आप बताइए ये कौन सी भाषा है कि 59 लोग मृत पाए गए और 60 लोग अब तक गायब हैं? कौन से गायब हैं भैया? क्यों नहीं जनता को स्पष्ट कहते हो कि मृतकों की संख्या लगभग 200 हो चुकी है? कौन गायब होगा जो 1 माह तक भी अपने घर वापस नहीं आया होगा? ऐसा कौन सा गायब है रोहित जी? ये कौन सी भाषा है? ये इस राज्य के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये भाजपा के वो लोग हैं जो आपदा में अवसर ढूंढने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपदा के नाम पे अपना घर बनने का काम करते हैं। हमने देखा है प्रधानमंत्री आवास घोटाला, हमने देखा है नमामि गंगे घोटाला, हमने देखा है कोरोना में जो इनका जो किट घोटाला हुआ था, हमने देखा है जिस प्रकार जब कुंभ हमारे यहां हुआ था, इनकी लोगों की संलिप्तता पाई गई थी अपना घर बनने में। इस राज्य के लोगों ने आपके हाथ में सत्ता दी है। सत्ता का मतलब ये नहीं है, मत भूलिए, यह राज्य कोई सामान्य राज्य नहीं है। जिस राज्य का 83% भूभाग पर्वतीय है, जिस राज्य की परिकल्पना स्थापना सिर्फ इसलिए हुई थी कि पर्वतीय लोगों का विकास हो चुके, उस राज्य में रोहित जी क्या हो रहा है? रोज खबर है, प्रत्येक व्यक्ति पहाड़ में रोहित जी सो नहीं रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर न जाने इस रात को क्या होगा, कहां बादल फट जाएगा और मैं कहां होऊंगा। लोग पहाड़ से पलायन करने को मजबूर है। और प्रेम पंचोली जी की एक बात पे मैं हाँ मिलाना चाहता हूं। आपका मुख्यमंत्री एम्बेसडर से फॉर्च्यूनर पे आ गया है। जो मुख्यमंत्री 3 लोगों का काफिला लेके चलता था, वो 30 लोग लेके चल रहा है। 30 गाड़ियां चल रही हैं। क्या राज्य में लोगों का मुआवजा बढ़ने की आवश्यकता नहीं है? आपदा कोई देहरादून में तो नहीं आ रही है ना, आपदा पहाड़ पे आ रही है। बढ़ाइए। अगर 5 लाख रुपए एक व्यक्ति को मकान को बनाने के लिए दे रहे हैं, उस 5 लाख रुपए में रोहित जी पहाड़ी क्षेत्र में जो 5 रुपए की ईंट 15 रुपए की मिलती है, हाँ, ये आप बात तो पूरी ईंट भी इकट्ठा नहीं कर सकते घर बनाने के लिए। सीमेंट, रेत, बजरी और सरिया की बात तो छोड़िए रोहित जी, इनको समझना पड़ेगा। जवाब भी ले लेता हूं। हवाई सर्वेक्षण से कुछ नहीं होगा। और एक दिन का सर्वेक्षण इस राज्य के लिए, एक दिन का सर्वेक्षण इस राज्य के लिए, जहां राज्य ने इतने सारे लोगों को खो दिया। रोहित जी, धरातल पे काम करने की आवश्यकता है और धरातल पे तब काम करेंगे 1 मिनट में जवाब जब इनके मन में भाव होगा धरातल करने। जी जवाब दे दे 1 मिनट में। देखिए चमोली जी जो बात कह रहे हैं, एक दिन और 2 दिन और 3 दिन की बात नहीं होती है। एक तो हम जो भी काम करते हैं बैकग्राउंड में करते हैं और आई व्यू लिया जाता है। आई व्यू लेने का मतलब ये होता है कि आपके पास डाटा है। सुन तो लीजिए, वहां के लोग सड़कों पे भाई साहब 1.5 साल हो गए, 1.5 साल। सुन तो लीजिए आप तो स्थानीय पहाड़ के लोग हैं, प्रतापनगर से, आप प्रतापनगर से चुनाव लड़े हैं, स्थानीय व्यक्ति हैं। आप तो राज्य एक पहाड़ पुत्र हैं, आपको चिंता करनी पड़ेगी, चिंता करनी पड़ेगी। मेरे को चिंता नहीं, बिल्कुल हमें हमारी पूरी पार्टी को, पूरे सरकार को चिंता करे ना करे, अगर चिंता नहीं होती
सिर्फ चिंता करने की बात नहीं है, इम्प्लीमेंट करने की बात भी है, एग्जीक्यूशन की बात भी है, और उस काम को धरातल पे करके लाने की बात भी है। हम उन सारी चीजों को कर रहे हैं, सिर्फ चिंता ही नहीं कर रहे हैं कि हम बैठ के सिर्फ चिंता करते रहे, चिंता के अलावा उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं। हम सालों से देखते आ रहे हैं दोनों दलों को, भाजपा को भी कांग्रेस को भी। कांग्रेस ने इंदिरा आवास पहाड़ के लोगों को दिया, एक एक बैच के कमरे बना के दिए, बाद में कुछ सालों में उसी इंदिरा आवास पे उनसे वो पैसा वसूला गया। ये भी इतिहासों में है, बुरा मत मानना। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं। अभी आपदा में मैं कह रही हूं कि आपदा में हो क्या रहा है, कहां कहां जाएंगे टीमें, किस किस का आकलन करेंगे। अभी क्या केदारनाथ में जो 13 में आपदा आई थी उनकी शुमारी हो गई पूरी। आज तक नदियों के किनारे किनारे आज तक वहां कंगाल मिल रहे हैं, आज तक वहां डेड बॉडियां मिल रही हैं। और अभी तुम्हारे जो धराली थराली में आया, क्या सबको खोद के निकाल दिया, सबकी डेड बॉडियां निकाल दी? 200 मरते हैं तो 100 बताते हैं, 500 दबते हैं तो 100 बताते हैं। क्यों नहीं पहले जो ये जगह जगह ये नदी खालों में ये मकान बन रहे, 5-5 मंजिल के जो होटल बन रहे, इनमें पहले क्यों नहीं रोक लगाते हैं? भाई कमीशन तो तुम्हारे खाते में भी जाता है। हम अनपढ़ गंवार नहीं है। ये उत्तराखंड 42 सादतें दे के मिला है और आज ये उत्तराखंड हमें विधवा की तरह लग रहा है, लुटा हुआ लग रहा है। रही पैसों की बात, सरकार कह रहे हैं हम पे कर्जा हो गई है, कर्जा के लिए फिर आगे डिमांड कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सबकी एक एक दिन की तनख्वाह कटी है और हम लोगों ने भी अपनी तरफ से पूरा पैसा करके आंदोलनकारी मंच हो जाए, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो जाए, चाहे कोई छक पैसे डीएम साहब के द्वारा मुख्यमंत्रियों के पास छक पैसा जा रखा है। एक छोटी सी बात है, हमारे रुद्रप्रयाग जिला की 84 साल की विधवा है, बाल विधवा हो गई थी, उसने 13 में भी 3 लाख रुपए दिए और अभी परसों भी उसने 82 साल की विधवा है, उसने 2 लाख का चेक दिया। छक पैसा आ रहा सरकार के पास, लेकिन उस पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं है। भाई जनता के लिए तो आ रहा है, उन लोगों के राशन पानी, उनके बच्चों के दूध के लिए आ रहा है, उनके खाने पीने के लिए आ रहा है, उसका भी तो आकलन होना चाहिए। ठीक है, ठीक। सोनी जी आप बोल रहे। हाँ बिल्कुल, जो है कि यहाँ पर जो भी कार्य योजना बने, पर्वतीय अंचलों लेके बने, पहाड़ की भौगोलिक स्थिति लेके बने, यानी कि हम बाहर से आ गए हैं तो ये बाहर वाले कोई एजेंसी आ रहे हैं, बाहर वाला एजेंसी यहाँ पर काम करेगा तो मुझे लगता है कि वो सफल नहीं हो पाएगा। स्थानीय स्तर का लोगों को लेना पड़ेगा और स्थानीय स्तर के ही लोगों के माध्यम से यहाँ की भौगोलिक दशा सुधरेगी। अन्यथा की स्थिति में आपदाओं से आप देख ही रहे हैं, उत्तराखंड होने के नाते आप देख रहे हैं कि 2000 से आप लगा दे, उससे पहले भी 99 में जो भूकंप आया था, लगातार आपदाएं जो है कि जन्म ले रहे हैं। लेकिन हमने कभी इस ओर खोज नहीं किया, अगर इस राज्य में इतनी ज़्यादा आपदाएं आ रही हैं तो इतना ज़्यादा भूस्खलन हो रहा है, इतने ज़्यादा दरारें पड़ रही हैं, उसका कारण ला करके जो है कि क्यों हमारे सामने नहीं आता, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता। सबसे पहले काम यही होना चाहिए था, अगर इस तरीके की भौगोलिक स्थितियां पर्वतीय क्षेत्रों में बनती हैं, हिमालयी पट्टी में बन रही हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर आगे की बात करते हैं, जो हमारा जो है कि हिमालय की श्रेणियां हैं, इन पर जो है कि गहनता से है कि यहाँ पर शोध कार्य होने चाहिए। और जब शोध कार्य होंगे तो निश्चित तरीके से कोई ना कोई परिणाम हमारे सामने आएंगे। आज के समय में यही हमारे सामने रहेगा कि हम सबसे पहले इन आपदाओं के कारण जो मकाने धस रहे हैं, दरारें आ रहे हैं, बार बार जो है कि यहाँ पर भूस्खलन की जैसी समस्याएं आ रहे हैं, बादल फटने की जैसी घटनाएं आ रहे हैं, ऐसे स्थानों पर एक सघन जो है कि सरकार के माध्यम से जो है कि एक यहाँ पर सर्वे करना चाहिए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि निश्चित तरीके से ऐसे स्थानों को चिन्हित करके वहां के जनमानस को सुरक्षित रखा जा सकता है। देखो रोहित जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुआवजा भी आएगा, मुआवजा लोगों को मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या हमारे हिमालय इस उत्तराखंड में, हिमालय उत्तराखंड में आपदा आएगी या रुकेगी? और आएगी भी और रुकेगी भी नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि ये नेचुरल एक नेचर का में एक प्रोसेस है, इतने साल बाद कुछ न कुछ घटना घटेगी है। लेकिन हम लोग आज कहाँ पर हैं?
मेरा सवाल बार बार ये रहता है कि क्या उत्तराखंड में रेल परियोजना बहुत ज़रूरी है? पहला सवाल। क्या उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड जरूरी है? और यदि जहाँ डिजास्टर होता है बहुत, जैसे धराली में हुआ है, जैसे थराली में हुआ है, या मनाली में हुआ है, या दूसरे मनाली चाहे हिमाचल में, हिमालय राज्यों में जहाँ इतना बड़ा भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, क्या वहाँ ट्रीटमेंट जरूरी है? इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि 2003 में जब 28 दिन तक कंटिन्यू बरना बट टूटता रहा, मैं तब पत्रकारिता में उत्तरकाशी में डिस्ट्रिक्ट हेड था किसी मेन स्ट्रीम अखबार में, तो हमने पूरा देखा, प्रशासन थोड़ा को देखा संक्षेप में बोल दें। हाँ, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ कि बरनाबत के लिए ट्रीटमेंट के लिए 250 करोड़ रुपए तत्काल प्रधानमंत्री ने स्वीकृत किए और आए वो 250 करोड़ रुपए। उसी 250 करोड़ में एक टनल बनती है जो ज्ञानसू से उत्तरकाशी को जोड़ती है। बहुत तांबा खाने की जगह उत्तरकाशी के स्वागत द्वार पे, और बहुत डेंजरस जगह, वहाँ कई लोग मरे। मेरा क्लासमेट भी एक वहाँ पे ऊपर से पत्थर गिरा, सिर पे मर गया, वो हमारे सामने उसके प्राण उड़े। तो उसके लिए टनल बनाई गई। आज आप जब उस टनल के अंदर जाते हो ना, तो जान हथेली पे रखनी पड़ती। 24 घंटे बरसात हो रही है, 250 करोड़ का ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं, और बरनाबत में इतनी दरारें पड़ गई दोबारा से। तो कहने का मतलब ये है कि आप किस ट्रीटमेंट की ओर जा रहे हो? आपके पास पैसा भी है, आप पैसा खर्च भी कर रहे हो, लेकिन आप साइंटिफिक तरीके से न तो खर्च कर रहे हो। ऑल वेदर रोड बनाएं, तो क्या ऑल वेदर रोड बनानी यहाँ जरूरी है? यहाँ तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो केएस बलदिया जी ने बार बार कहा है और तमाम वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि उत्तराखंड में या जितने भी हिमालय स्टेट हैं हमारे, यहाँ पे ग्रीन रोड वे कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूरी है। आप एलिवेटेड रोड बना सकते हैं, उतना ही बजट लगता है, लेकिन खोदा खादी जो भारी मात्रा में यहाँ बूमर चल रहा है, यहाँ पोकलैंड चल रही है, यहाँ ब्लास्ट हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अब तो ब्लास्ट बिल्कुल प्रतिबंधित है, लेकिन पता ही नहीं लोगों को, क्योंकि ब्लास्ट तो बहुत सस्ता आता है ना, बूमर बहुत महंगा है, बूमर मशीन बहुत महंगी है, उसका खर्च बहुत ज़्यादा है, और ब्लास्ट क्या है, 100 रुपए का जो बड़े पहाड़ को उड़ा देता है। तो हमें यहाँ ट्रीटमेंट की ओर पे, यहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको सही रूप में खर्च करने की जरूरत है, और सही प्लान बनाने की जरूरत है। ठीक है। राजेश्वर पेंडुलू जी, संदीप चमोली जी, शकुंतला रावत मैम, प्रेम पंचोली जी, डॉक्टर सोनी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला, आप सभी सम्मानित मेहमानों का बहुत धन्यवाद। और कुल मिलाकर अब यही देखना है कि जो ये टीम आई है ये कितना आकलन करती है, भारत सरकार का दिल कितना पसीजता है, और इससे राज्य सरकार को, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, पर्वतीय राज्य को, संवेदनशील राज्य को क्या कुछ अंततः मिल पाता है और कितना समय इम्प्लीमेंटेशन में लगता है। फिलहाल क्वेश्चन आवर मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNM 24/7। नमस्कार।